हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है मोनोपोली। और इस लेक्चर का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पॉसिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका नाम है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली और एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन मोनोपोली। तो देखते हैं पॉसिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो, इसके नाम से ही ना पता चल जाता है, प्राइस यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अलग अलग। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो से फॉर एग्जांपल आप और आपके फ्रेंड को मैं ये पेन अलग अलग भाव में बेचूं। जैसे मान लो आपको मैं ये 10 रुपए में बेचता हूं पेन, और आपके फ्रेंड को यही पेन मैं 15 रुपए में बेचता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे हम लोग। तो जनरल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जब अलग अलग प्राइजेस ली जाती है अलग अलग कस्टमर से, और सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट अलग नहीं है, सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइजेस में जब चार्ज किया जाता है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बीकॉम की एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है, और अगर अभी तक आप लोग ने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच को ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग आपको 3 सब्जेक्ट कवर अप कराएंगे, और वो भी सिर्फ 1999 में। तो अभी के अभी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या तो हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जिसका नाम है यूजीटी। आप सीधा एप्लीकेशन से भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। इन शॉर्ट, जॉन रॉबिन्सन भी यही कहते हैं कि भाई जब भी कोई सेलर अलग अलग प्राइस पे अपनी सेम प्रोडक्ट्स को बेचता है तो उसको हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये हो गया इसका मीनिंग। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल हो पाता है। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये चीज जरूर लिखना कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना 2 ही सिचुएशन में पॉसिबल हो पाता है। वो 2 सिचुएशन कौन सी है? तो सबसे पहला एब्सेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और नंबर 2 व्हेन रीसेल इज पॉसिबल। याद रखना, ये 2 सिचुएशन होगी ना, तभी ही जाके कोई भी सेलर या कोई भी प्रोड्यूसर अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस ले पाएगा, सेम प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस ले पाएगा, यही 2 सिचुएशन में। इन दोनों सिचुएशन को मैं डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो, परफेक्ट कंपटीशन तो आपको पता ही है, जो आप लोग ने पढ़ा है। अगर नहीं पता तो आप लोग मेरे पहले के वीडियो देख लो, तो उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक देके रखी है, उसको देखो, तभी जाके ये चीज समझ आएगी। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जनरली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता? बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स है, और सभी लोग को सेम प्रोडक्ट बेची जाती है सेम प्राइस पे। पता है ना कि भाई परफेक्ट कंपटीशन इतना बड़ा मार्केट होता है कि एक सिंगल सेलर या सिंगल बायर मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी आप लोग ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे। सारे कस्टमर से सेम प्राइस ही चार्ज करनी पड़ेगी, अलग अलग प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है, क्यों? इसका एक और रीजन है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन दोनों को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। तो क्या कोई चीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मार्केट में पूरे अवेयरनेस है सेलर को भी और बायर को भी। तो दैट्स व्हाई परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होती है वो सेम टू सेम होती है, वो बदलती नहीं है। दूसरी आगे बात करें, देयरफॉर फॉर द सेम और होमोजेनियस प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस कैन नॉट बी चार्ज। सेम चीज मैंने बताई, वो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है उसको मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना, मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अपनी प्राइस अलग अलग चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक चीज हमको ये समझ आ गई कि जहां पे भी परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे प्राइस सेम है, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, बट द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस एट ऑल। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म का कोई तरह का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल इन द परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इफ द फर्म ट्राइज टू गेट मोर प्राइस फ्रॉम सम कस्टमर्स, इट हैज टू लूज कस्टमर्स। बहुत सिंपल है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे अगर कोई सेलर चाहता भी है कि भाई मैं ये कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करूं, तो भाई वो कस्टमर खो बैठेगा। कस्टमर दूसरी बार उसके पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि उससे सस्ते में बहुत सारे लोग मार्केट में बेच रहे हैं सेम प्राइस पे। ठीक है, तो एक सिंपल चीज हमको यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि परफेक्ट कंपटीशन होने पे
कोई भी सेलर सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस में नहीं बेच सकता। हाँ, एक चीज है कि वो मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो ही जाके कोई भी सेलर अलग अलग प्राइसेस पे उसकी प्रोडक्ट को बेच सकता है। बोलो क्लियर हुआ? इसके अलावा 2 पॉइंट और बचते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है, देखो यहां पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो मिस रॉबिन्सन है, मतलब मिसिस रॉबिन्सन है, इनका जो नाम है ना ओरिजिनल आप गूगल पे भी देख सकते हो, जॉन रॉबिन्सन है। तो एक सिंपल चीज है, आपकी टेक्स्ट बुक में गलत दिया हो सकता है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। मिसिस जॉन रॉबिन्सन है, वो ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो मार्केट में इम्परफेक्शन है तो ही जाके आप ना प्राइस अलग अलग ले सकते हो अलग अलग कस्टमर से। मतलब क्या चीज की जरूरत है मार्केट में? इम्परफेक्शन की, तभी जाके पॉसिबिलिटी हो पाती है कि आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। दूसरी एक और चीज बता दूं कि जितना ज्यादा इम्परफेक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा इम्परफेक्शन होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, उतना ही ज्यादा हम लोग मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस ले सकते हैं, जिसको हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो यहां पे क्यों ऐसा होता है पता है? क्यों इम्परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग प्राइस ले सकते हैं? एक सिंपल चीज है, क्योंकि इम्परफेक्ट कस्टमर के पास नॉलेज ही नहीं है उस प्रोडक्ट को लेकर के। दैट्स व्हाई वो जो प्रोड्यूसर है ना, वो अलग अलग चार्ज कर रहा है अलग अलग कस्टमर से, और वही तरह का देखने को मिलता है इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अपने क्या बोलेंगे कि भाई जितना खर्चा हो, बोलो कितना खर्चा हो रहा है, हम दे देंगे। क्यों? हमारे पास उस चीज का नॉलेज नहीं है। अगर मान लो कोई और जाता है, उसको अलग भाव बोलेगा, हमको अलग भाव बोलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इम्परफेक्ट मार्केट है। मार्केट में कस्टमर को नॉलेज ही नहीं है कि वो कितने रुपए में होता है, वो कितनी सर्विस के चार्ज लेता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे बहुत सी बार देखने को मिलता है, और ऐसे ही मार्केट को हम लोग कौन सा मार्केट कहते हैं? इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पहली कंडीशन हमने पढ़ ली, और वो पहली कंडीशन कौन सी थी? एब्सेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन जो है देयर शुड बी नो रीसेल। अब एक और चीज याद रखना, रीसेल मतलब क्या? प्रोडक्ट को वापस बेचना, कि कस्टमर एक बार खरीद रहा है, फिर कस्टमर वापस नहीं बेचना चाहिए मार्केट में। अगर वो वापस बेचेगा तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए कस्टमर उसका रीसेल नहीं करता होना चाहिए। प्रोफेसर पिगाओ के हिसाब से वो ऐसा कहते हैं that in monopoly price discrimination becomes possible when there is no sale। मोनोपोली के अंदर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी हो सकता है जब कोई भी तरह का रीसेल ना हो। यानी कि आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रोडक्ट बेची, मैंने आपको ये पेन बेची फॉर एग्जांपल। अब मान लो ये पेन मैंने आपको बेची है 15 रुपए में, ठीक है? अगर मान लो आप जाके मार्केट में इसको 10 रुपए में बेचोगे, भले आप नुकसान करके बेच रहे हो, तो यहां पे क्या होगा पता है? लोग मेरे पास नहीं आएंगे, वो लोग आपके पास जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस तभी चार्ज कर सकता हूं जब आप मार्केट में जाके ना बेचो। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि रीसेल नहीं हो तभी जाके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। एंड व्हेन कंज्यूमर हु पेज मोर और लेस आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर। यस, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, मैंने आपको भी बेचा, आपके फ्रेंड को भी प्रोडक्ट बेचा, दोनों को अलग अलग भाव पे बेचा, और मान लो दोनों ने कांटेक्ट कर लिया, तो क्या वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास खरीदने आएंगे? नहीं आएंगे। तो दो कस्टमर्स का कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए, तभी जाके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाता है। एंड द प्रोडक्ट और सर्विस आर नॉट रीसेलेबल, यानी कि वो प्रोडक्ट और सर्विस रीसेलेबल नहीं होना चाहिए, तभी जाके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे द लैक ऑफ रीसेलेबिलिटी में राइज ड्यू टू ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ऑल्सो। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई वो बहुत दूर दूर रहता है कस्टमर, मैंने उससे अलग चार्ज किया, उससे अलग चार्ज किया, तो वो लोग रीसेल कर ही नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती है, बट ये कंडीशन याद रखना कि अगर जब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को रीसेल नहीं कर सकता, यानी कि वो मार्केट में रीसेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, तब जाके ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाता है। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देयर शुड बी नो रीसेल। कब कब कौन सी सिचुएशन में रीसेल पॉसिबल नहीं हो पाता है? तो टोटल 7 सिचुएशन है, जिसमें सबसे पहला है माइनर प्राइस डिफरेंस। यानी कि अगर मान लो मैं कोई कस्टमर से बहुत माइनर प्राइस डिफरेंस लेता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको प्रोडक्ट बेची 10 रुपए में, कितने रुपए में बेची? 10 रुपए में। मैंने आपके फ्रेंड को प्रोडक्ट बेची 10 रुपए 17 पैसे में। कितना डिफरेंस है? बहुत कम डिफरेंस।
तो क्या आप मार्केट में जाके बेचोगे 17 पैसे का प्रॉफिट लेने के लिए? नहीं, आप नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि माइनर प्राइस डिफरेंस है, प्रोडक्ट के अंदर बहुत कम है प्राइस डिफरेंसेस। पहला क्लियर। दूसरा, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। देखो, कंज्यूमर्स का इग्नोरेंस होना, कंज्यूमर को कुछ पड़ी नहीं है, कंज्यूमर को मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, कंज्यूमर चाहता भी नहीं है कि उसको मार्केट से नॉलेज मिले, वो मार्केट को इग्नोर कर रहा है, उसके नॉलेज को इग्नोर कर रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या वो मार्केट में जाके रीसेल करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है उस चीज को। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट है नंबर 3, डिफरेंट कंसेप्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कस्टमर के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, भले है या नहीं, बट वो ऐसा सोच रहा है, वो दिमाग में ऐसा सोच रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी की वो प्रोडक्ट ले रहा है, जिसकी वजह से मैं उससे हायर चार्ज कर रहा हूं, ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा हूं, तो वो मार्केट में जाके नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि नहीं, मैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और मैंने उसके लिए पैसा भी ज्यादा दिया है, तो उस टाइम पे रीसेल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है इनडायरेक्ट परचेज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी बार ना प्रोडक्ट्स की परचेज करने पे भी हम उसको बेच नहीं सकते, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ भी हो। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, ठीक है, वो जो डॉक्टर है वो अलग अलग चीजें चार्ज करता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अपने कस्टमर से। वो जो डॉक्टर है वो एक पर्सन से चार्ज करता है। अब ये जो पर्सन था ना वो पुअर था, उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो इससे डॉक्टर ने कितने रुपए लिए? 100 रुपए। एक और था, उसका पेशेंट था, उससे उसने कितना चार्ज किया? वो रिच था, उसके पास पैसा था, तो उसने उससे कितना चार्ज किया? उसने उससे चार्ज किया 500 रुपए। तो क्या पुअर पीपल, यानी कि जो पुअर बंदा था, वो क्या रिच इंसान को जाके वो सर्विस बेच सकता है? आंसर यस और नो? नहीं। तो यहाँ पे क्या रीसेल पॉसिबल है? यहाँ पे रीसेल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, इनडायरेक्ट परचेज जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर 100 रुपए चार्ज कर रहा है, तो ये जाके इसको नहीं बेच पाएगा, इसके पास डिग्री थोड़ी है तो वो बेच पाएगा उसकी सर्विस को। बोलो, क्लियर हुआ आप सबको? नेक्स्ट नंबर 5 है डिफरेंस इक्वल टू ऑक्ट्रॉय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी बहुत बार क्या होता है कि दो प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे बेचा तो जा रहा है, बट उनका डिफरेंस कितना है कि उससे ऑक्ट्रॉय और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही निकले। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मुंबई के अंदर एक मशीन है जिसको बेचा जा रहा है 10,000 रुपए में। कितने में? 10,000 रुपए में। और उसको विरमगाम में, जो गुजरात में आया है, फॉर एग्जांपल विरमगाम के अंदर उसी मशीन को बेचा जा रहा है 10,100 रुपए में। तो अगर मैं मान लो मुंबई से खरीद के क्या विरमगाम में 10,000 में बेच सकता हूं? नहीं, मेरे को 10,100 में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे रीसेल पॉसिबल है? यहाँ पे रीसेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उतना हो जाएगा, तो लोग मेरे से नहीं, विरमगाम में जो सेलर है उससे ही खरीदेंगे। बोलो, क्लियर हुआ? नंबर 6, रीजनल ऑब्स्टिकल्स। बहुत सी बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट होती है जो उसको उससे बाहर नहीं बेच सकते, वहां पे मान लो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है, गवर्नमेंट ने वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, यहां से बाहर जानी चाहिए नहीं, तो उस टाइम पे आप लोग रीसेल नहीं कर पाओगे। और ज्यादातर बात करें सर्विस इंडस्ट्री की, जिसमें हम लोग ले लेते हैं वाटर सप्लाई हो गया, या हम लोग ले लेते हैं कोई भी तरह की सर्विस हो गई, तो वहां पे हम लोग कभी भी सर्विस में कैसा होता है कि भाई आपने ले ली, आपने कम भाव में ली, तो आप ऐसा नहीं है कि दूसरे को आप ज्यादा भाव में बेच सकते हो। आपको भले कोई भी तरह की सर्विस हो, सर्विस को कभी भी रीसेल करा जाता नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जहां पे बताया है कि रीसेल पॉसिबल नहीं होता है। तो अब ये नहीं होता है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है व्हेन डज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिकम प्रॉफिटेबल। देखो, एक सिंपल चीज आपको मैं समझाता हूं कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि सेलर उसको प्रैक्टिस करे, यानी कि वो अलग अलग ले। वो कोई भी सेलर ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी करेगा जब उसको प्रॉफिट होगा। सिंपल चीज है, इफ ही फील्स दैट ही गेट्स मोर प्रॉफिट, अगर वो ऐसा मानता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है अलग अलग मार्केट में, तभी जाके वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो नॉर्मल प्राइस सबसे सेम प्राइस ही चार्ज करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि जो डिमांड इलास्टिसिटी होती है अलग अलग मार्केट के अंदर, जो गुड्स बेचे जाते हैं वो कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। मतलब डिमांड इलास्टिसिटी सेम नहीं होनी चाहिए। जब डिमांड इलास्टिसिटी चेंज होगी, यानी कि अलग अलग होती रहेगी, तभी जाके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल माना जाएगा, तभी जाके लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना हमारे लिए कुछ फायदे कारक माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड इलास्टिसिटी कैसी होगी? अलग होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि डिमांड और प्राइस दोनों बदलती रहेगी हर मार्केट के अंदर, तभी जाके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाएगा।
अदर वर्ड्स में बात करें तो अगर मान लो डिमांड इलास्टिसिटी सेम है, डिमांड इलास्टिसिटी बदल नहीं रही, हर मार्केट में वो सेम है, तो क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब डिमांड इलास्टिसिटी अलग अलग है अलग अलग मार्केट में। बोलो क्लियर हो गया? इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे एक ड्रामा कंपनी की बात की गई है। फॉर एग्जांपल ड्रामा कंपनी है जो क्या चार्ज कर रही है, 10 रुपए चार्ज कर रही है एक टिकट के अहमदाबाद के अंदर, और 1200 टिकट उसने बेची, ठीक है। अब मुंबई के अंदर उसने 600 टिकट बेची, सेम प्राइस 10 रुपए के भाव से, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 12,000 और 6,000 यानी 18,000। तो आपको पता है यहां पे इसका प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ला ही नहीं रहा है, दोनों मार्केट में सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है, तो यहां पे उसका प्रॉफिटेबल नहीं है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहां पे नहीं इन्वॉल्व है। यहां पे जो डिमांड इलास्टिसिटी है दोनों मार्केट में वो कैसी है, सेम है, दैट्स व्हाई यहां पे उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। इफ द टिकट आर सोल्ड एट 8 रुपीज इन अहमदाबाद, अगर मान लो अहमदाबाद में 8 टिकट बेची और 1500 टिकट उसकी अहमदाबाद में बेची गई है, और मुंबई के अंदर उसने कितनी टिकट बेची, 12 टिकट, 12 रुपए के भाव पे 500 टिकट उसने बेची, ठीक है। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि 12,000 उसको कहां से मिले, अहमदाबाद से मिले, और 6,600 मुंबई से मिले। तो यहां पे देख लो उसको ना ज्यादा फायदा होगा, उसको 600 रुपए ज्यादा फायदा होगा अलग अलग प्राइस चार्ज करने से। तो सीधी सी बात है, यहां पे डिमांड इलास्टिसिटी कैसी है, अलग अलग है, मतलब अहमदाबाद में कम चार्ज है, मुंबई में ज्यादा चार्ज है। तो यहां पे हम लोग एक सिंपल क्लियर चीज ये देख सकते हैं कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करने से ही कोई भी फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बोलो क्लियर हुआ? और इस अबव मेंशन सर्कमस्टेंसेस में डिमांड इलास्टिसिटी अलग अलग है अहमदाबाद और मुंबई के अंदर, तो क्या होगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। बट अगर सपोज अहमदाबाद में डिमांड जो है वो इलास्टिक है और यहाँ पे बहुत सारा लोग परचेस कर रहे हैं टिकट को, क्योंकि हमने अहमदाबाद में क्या किया, अहमदाबाद के अंदर इसकी प्राइस कम कर दी, 8 रुपए के भाव में बेच रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, टिकट बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि हमने प्राइस कम कर दी है। मुंबई के अंदर जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड जो है वो बदल ही नहीं रही है। मतलब मान लो मैं उसकी प्राइस बढ़ाऊं या कम करूं, प्राइस कितनी भी चेंज हो रही है, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट्स व्हाई हम लोग ये कहेंगे कि मुंबई में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। और इसके ना एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। देखो ये एग्जांपल दिया है, अगर मान लो मैं अहमदाबाद के अंदर 8 रुपए के भाव से टिकट को बेच रहा हूं, टोटल कितनी डिमांड हुई अहमदाबाद के अंदर, 1700 टिकट खरीदी लोगों ने, तो कितना सेल हुआ मेरा, 13,600 का। मुंबई के अंदर मैंने कितने रुपए के भाव पे टिकट बेची, 12 रुपए के भाव पे, तो डिमांड सामने कितनी हुई, 550। अब देखो मुंबई में ऐसा था कि डिमांड जो थी वो कैसी थी, इनइलास्टिक थी, यानी कि कितनी भी प्राइस बढ़ाऊं या कम करूं मेरा सेल्स तो कितना होता, 550 ही होता। इसलिए मैं क्या सोचा कि भाई ज्यादा भाव भी क्यों ना चार्ज करूं। और अहमदाबाद में कैसा था कि अगर मैं उसकी प्राइस कम करता हूं ना तो और लोग खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, दैट्स व्हाई मैंने इसकी प्राइस यहां पे कम रखी। तो आप देख सकते हो दो मार्केट में प्राइस कैसी है, अलग अलग है, अलग अलग प्राइस है। तो क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है? हाँ, हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। हमारा अहमदाबाद में टोटल कलेक्शन हुआ 13,600 का, जबकि मुंबई में हुआ 6,600 का, तो हमारा टोटल कितना आया, 20,200। तो इस तरह से हमने दो अलग अलग मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो एज इट इज अगर आप लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपके मार्क्स काटेगा नहीं। हाँ, बस एक चीज है कि इसके बाद इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना, बस आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।